हेलो ऑल। आज का हमारा विषय है स्ट्रेस, जिसे हिंदी में प्रतिबल या तनाव कहते हैं। स्ट्रेस आप लोगों के लिए कोई नया शब्द नहीं है। आजकल हम डेली स्ट्रेस सुनते हैं। व्यक्तियों को स्ट्रेस के कारण कई तरीके की बीमारियों को झेलना पड़ता है और हमारी लाइफ इस तरीके की हो गई है कि हम बिना स्ट्रेस के रह ही नहीं सकते। तो ये स्ट्रेस होता क्या है, ये किस तरीके से हमारे हेल्थ पर प्रभाव डालता है, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेस बेसिकली लैटिन वर्ड स्ट्रिंगर का से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ड्रॉ टाइट। और मनोविज्ञान में स्ट्रेस शब्द को लाने का श्रेय हैंसेली को जाता है। ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स में स्ट्रेस से मतलब होता है कि जो फिजिकल बॉडी है, कोई भी एक पदार्थ है, उस पर जो स्ट्रेन लगाया जाता है, जो एक तनाव उसमें उत्पन्न किया जाता है, जिससे कि वो बैंड हो जाए या जो उसकी फॉर्म है वो चेंज हो जाए, उसे स्ट्रेस कहा जाता है। ऑफिशियली ये जो क्रेडिट है वो हैंसेली को जाता है, लेकिन इससे पहले फिजिकल स्ट्रेन वर्ड कैनन ने अपने अध्ययनों में यूज़ किया था, पर उनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियरली स्ट्रेस के रूप में परिभाषित नहीं था। स्ट्रेस शब्द का जो सिस्टमैटिकली पहला जो यूज़ है वो हैंसेली ने अपनी थ्योरी में किया था। और हैंसेली ने ये कहा कि जो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस होता है, हमारी बॉडी में एक प्रॉपर एक होम्योस्टेसिस होता है, एक समता की स्थिति होती है। और जब व्यक्ति में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है, किसी प्रकार का जब चेंजेस होते हैं जिन्हें वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता, तो उसकी जो होम्योस्टेसिस का फंक्शन है उसमें इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, और जिसकी वजह से व्यक्ति स्ट्रेस का अनुभव करता है। तो बेसिकली जो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन आने पर हम स्ट्रेस का अनुभव करते हैं। और ये जो स्ट्रेस है ये कई प्रकार का होता है। आगे इसके प्रकार समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। टेलर ने अपनी किताब में इसको परिभाषित करते हुए कहा है, स्ट्रेस इज अ नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस accompanied by predictable biochemical, physiological, cognitive and behavioral changes that are directed either toward altering the stressful event or accommodating to its effects। तो इसको हिंदी में पहले देख लेते हैं। प्रतिबल या तनाव एक नकारात्मक भावनात्मक अनुभव है जिसके साथ जैव रासायनिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन जुड़े हुए होते हैं, जो तनावपूर्ण घटना को बदलने या इसके प्रभावों को समायोजित करने की दिशा में निर्देशित होते हैं। सबसे पहली बात जो टेलर अपनी डेफिनेशन में कह रहे हैं कि तनाव एक नकारात्मक भावनात्मक अनुभव है। पहली चीज नेगेटिव है, दूसरा हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, हमारे संवेगों से जुड़ा हुआ है। और न केवल ये हमारे संवेगों से जुड़ा हुआ है, बल्कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो इसके कारण हमारे शरीर में तरह तरीके के चेंजेस होते हैं, तरह तरीके के परिवर्तन होते हैं, जो कि बायोकेमिकल हो सकते हैं, यानी कि हमारे हार्मोन्स में भी चेंज होगा, और जो अदर केमिकल्स हमारे बॉडी में हैं उनमें भी, उनके लेवल में भी चेंजेस होगा। शारीरिक परिवर्तन, हमारी जो जेस्चर, जो हमारी वॉइस है, वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज हो जाएगा, हमारे एक्शंस चेंज हो जाएंगे, हमारी बॉडी में स्टिफनेस और जो रिलैक्स होते हैं वो चेंज हो जाएगा। देन संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, हमारी वे ऑफ थिंकिंग, हम जो सोच रहे हैं, हमारा परसेप्शन, ये सब चीजें स्ट्रेस में प्रभावित होती हैं। साथ ही व्यवहारिक परिवर्तन, अल्टीमेटली इन सब के कारण हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है। तो स्ट्रेस में हमारे जो व्यवहार में तरह तरीके के परिवर्तन होते हैं, और इसको दूर करने के लिए हमारा जो
हम लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से इस स्ट्रेस को ख़त्म कर सकें या किसी तरीके से उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाएं, और इस कारण जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे इमोशनल जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो उधर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हम अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करते हैं, हम बिहेवियर चेंज करते हैं, हम तरह तरीके के एफर्ट्स करते हैं जिससे कि हम किसी तरीके से इस स्ट्रेस को, इस तनाव को कम कर सके। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने ली है सिसरेली एंड मेयर की। वो कहते हैं स्ट्रेस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू इवेंट्स दैट आर अप्रेज्ड एज थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग। हमारे एनवायरनमेंट में तरह तरीके के चीज़ें, तरह तरह की घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन हम जिन घटनाओं को चुनौतीपूर्ण समझते हैं या जो हमारे लिए भयपूर्ण होती है, जिनसे हम डर रहे हैं, जिनसे हम घबरा रहे हैं, उन घटनाओं के प्रति जो हमारा शारीरिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, उनको हम स्ट्रेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिसरेली और मेयर। तो दोनों ही डेफिनेशन सम अप करते हुए यदि कहा जाए, स्ट्रेस में हमारी सामने किसी तरीके की ऐसी घटना आती है जिसको हम थ्रेटनिंग परसीव करते हैं, जो कि हमारे बियॉन्ड आवर कंट्रोल होती है। तो स्ट्रेस जो है सभी व्यक्तियों को होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, किसी व्यक्ति को किसी कारण से होती है, दूसरे व्यक्ति को दूसरे अन्य कारण से होती है, लेकिन स्ट्रेस एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। सभी व्यक्तियों में तनाव या प्रतिबल उत्पन्न होता है, और जो स्ट्रेस में होने वाले साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो हमारे अंदर का जो पर्सनल बैलेंस है, हमारे बिहेवियर का जो पर्सनल बैलेंस है, उन सबको किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब करती है, किसी न किसी तरीके से चेंज करती है। जब हमारे सामने किसी तरीके की स्ट्रेस आती है तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म अलर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक फिनोमिना आपके सामने आता है, फाइट और फ्लाइट। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब ये परसीव करता है कि कोई ऐसा घटनाक्रम हमारे सामने आ गया है जो कि हमारे लिए थ्रेटनिंग है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस घटना का सामना करो यानी कि फाइट, या उससे बचकर भाग जाओ, फ्लाइट। और दोनों ही सिचुएशन में हमारी बॉडी का जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है उससे इक्विलिब्रियम चेंज होता है। हमें किसी तरीके का बिहेवियर शो करना पड़ता है, हमें किसी तरीके की एक्टिविटी करनी पड़ती है, और हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर और बाहर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस देखने में आते हैं। तो चाहे स्ट्रेस पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके प्रति हमारा किसी न किसी प्रकार का रिएक्शन होता है जो नॉर्मल से अलग होता है। अब हम टर्म्स को समझते हैं। स्ट्रेसर्स क्या होता है? स्ट्रेसर्स बेसिकली वो फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस उत्पन्न करते हैं, यानी स्ट्रेस उत्पन्न करने वाले फैक्टर्स को स्ट्रेसर्स कहा जाता है, प्रतिबलक कहा जाता है। और ये जो स्ट्रेसर्स हैं ये वास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जिनका हमने अनुमान पहले से लगा रखा है, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। स्ट्रेसर किसी भी मोड में हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, वस्तुएं भी हो सकती हैं, घटनाएं भी हो सकती हैं, परिस्थिति भी हो सकती है, जगह भी हो सकती है, मतलब कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति के लिए स्ट्रेसर हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति उस चीज़ का असेसमेंट किस तरीके से कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति के लिए जो एक फैक्टर स्ट्रेस का कारण हो सकता है, वही दूसरे के लिए हो सकता है वो बिल्कुल उसको लाइटली ले। तो आप किसी भी एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर है उसको स्ट्रेस मानते हैं या नहीं मानते, बेसिकली ये आपके एक्सपीरियंस और आपके परसेप्शन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसर, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्ट्रेसर की फॉर्म में आ सकती हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल, शारीरिक।
बीमारियां, किसी तरीके की चोट है, किसी तरीके की डिसेबिलिटी है। एनवायरमेंटल में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हमारा जिस किस क्लाइमेट में रह रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारा पड़ोस किस तरीके का है, हमारी लिविंग कंडीशंस किस तरीके की हैं, आसपास का प्रदूषण, भीड़ भरा वातावरण, शोरगुल, ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाती हैं। पर्सनल बिहेवियर स्ट्रेसर्स, ये बेसिकली इंटरनल स्ट्रेसर्स भी हम इन्हें कहते हैं। व्यक्ति का जो अपने गुण होते हैं, व्यक्ति की जो अपनी सोच होती है, वो भी उसमें स्ट्रेस उत्पन्न करती है। जैसे कि व्यक्ति का निराशावादी जो प्रवृत्ति है, व्यक्ति अपनी आलोचना करता है, या उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, उसके विश्वास गलत बने हुए हैं, या उसे लगता है मेरे तो हर काम परफेक्ट होना चाहिए, तो एक तरीके से वो अपने लिए स्ट्रेस खुद बिल्ड कर रहा है। इसके अलावा यदि इंडिविजुअल की लो सेल्फ एस्टीम है तो छोटी से छोटी चीज उसके लिए स्ट्रेसर बन सकती है। नाउ वी कम टू सोशल स्ट्रेसर्स, सामाजिक प्रकार के जो स्ट्रेसर्स होते हैं। तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, सोशल सिचुएशंस भी हमारे लिए स्ट्रेसर हो सकती हैं। जैसे व्यक्ति गरीब है, उसका फाइनेंशियल प्रेशर है, उसके पास पूरे रिसोर्सेज नहीं है, या जातीय या लिंग विभेदीकरण हो रहा है, किसी तरीके से शोषण हो रहा है, बेरोजगारी है, व्यक्ति का कोई फ्रेंड नहीं है, आइसोलेशन है, और प्लस उसे सामाजिक समर्थन। अभी हम आगे देखेंगे जो सोशल सपोर्ट है, ये स्ट्रेस रिलीज करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो दूसरे व्यक्ति आपको स्ट्रेस से बाहर निकलने में कितनी मदद करते हैं, दैट इज सोशल सपोर्ट। नेक्स्ट इज लाइफ सिचुएशन स्ट्रेसर्स। हमारी लाइफ किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, लाइफ में तरह तरीके के फैक्टर्स आ सकते हैं जो हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल यहाँ मैंने ले रखे हैं कि किसी प्रिय की मृत्यु हो जाना, किसी से अलग हो जाना, डिवोर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है, या साथी संगियों के साथ या हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इवन फैमिली मेम्बर्स के बीच में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये सारी लाइफ सिचुएशन स्ट्रेसर्स हैं। तो यहाँ पर हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि हमारे जो दैनिक जीवन की जो गतिविधियां हैं, जो हमारी लाइफ के जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, वो किस तरीके से स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली डिफरेंट इवेंट्स हैं जो शुरुआत के जो 15 टॉप मोस्ट इवेंट्स जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, उसका ये चार्ट है। तो यहाँ देखिए, इधर पे जो परसेंटेज दिखा रखी है कि कितना, एक कॉन्टिनम दिखा रखा है कि कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो जो 100 का मतलब मोस्ट स्ट्रेसफुल, सबसे ज़्यादा, तो इसमें आप देख रहे हैं डेथ ऑफ अ स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की मृत्यु होना दूसरे पार्टनर के लिए एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल है। देन आता है डिवोर्स, तलाक, मैरिटल सेपरेशन। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती हैं। लाइफ में कभी ना कभी इस तरीके का इवेंट आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है हर एक व्यक्ति की लाइफ में है, बट दीज आर द इवेंट्स जो व्यक्ति के लिए स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, रिटायरमेंट, मैरिज इटसेल्फ इज अ स्ट्रेसफुल इवेंट, व्यक्ति का रिटायरमेंट, बिजनेस रीएडजस्टमेंट, मतलब वैरायटी ऑफ इवेंट्स आर देयर। किसी भी तरीके का इवेंट व्यक्ति के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स। कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस को जो स्ट्रेसर्स हैं वो व्यक्ति के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट थिंग इज प्रेशर। जब व्यक्ति को लगता है कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है, प्रेशर का मतलब दबाव से मतलब है जब व्यक्ति को ये लगता है मेरे से ऐसी मांग करी जा रही है जो कि अर्जेंट है, जो मुझे अभी करना है, तो व्यक्ति पर दबाव होता है और वो उसके लिए स्ट्रेसर क्रिएट करता है। जैसे टाइम प्रेशर, आपको टाइम बाउंड कर दिया जाए कि आपको ये काम इतने समय में करना है, देन यू विल बी अंडर स्ट्रेस, क्योंकि आपको अपनी लिमिट के बियॉन्ड जाकर भी वो काम खत्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी, एंड दिस क्रिएट्स स्ट्रेस।
नेक्स्ट इज अनकंट्रोलेबिलिटी या नियंत्रण का अभाव। इससे मतलब है जब इंडिविजुअल को ये लगता है कि जो सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति, कोई भी फैक्टर उसके कंट्रोल से बाहर है, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उसे स्ट्रेस का अनुभव होता है। लेकिन यदि इंडिविजुअल को लग रहा है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, फैक्टर अंडर कंट्रोल है, उसके रिसोर्सेज के अंदर काम हो पा रहा है, तो व्यक्ति को स्ट्रेस का अनुभव कम होगा, वो आसानी से कोई भी काम कर पाएगा। तो जितना कम कंट्रोल होगा व्यक्ति का सिचुएशन पर, उतनी ज़्यादा स्ट्रेस होती है। नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन को बोलते हैं हम कुंठा या निराशा। फ्रस्ट्रेशन कब होता है? जबकि व्यक्ति कोई अपना गोल अचीव करना चाह रहा है या अपनी कोई आवश्यकता पूरी करने जा रहा है और उसमें किसी प्रकार की बाधा पड़ती है। जैसे आप बार बार किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास या तो पूरे रिसोर्सेज नहीं है या आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही, तो ये चीज़ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। और फ्रस्ट्रेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे किसी चीज़ का नुकसान है, रिजेक्शन है, फेलियर है या देरी हो रही है, मतलब एक्सटर्नल रिसोर्सेज के कारण जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और फ्रस्ट्रेशन इंटरनल भी हो सकता है, जिसे हम पर्सनल फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, जिससे हमारी खुद की कमियों के कारण, हमारी खुद की विशेषताओं के कारण जो हम किसी गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, उस पर हम किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण जरूर होता है और अल्टीमेटली ये हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है। लास्ट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद जब आपके सामने दो कोई ऐसी चीज़ें हैं, दो कोई ऐसी डिमांड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, दो उद्देश्य हैं या दो क्रियाएं हैं, एक्शंस हैं, कि आप ये तय नहीं कर पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या आप दोनों काम करना चाहते हैं या दोनों से बचना चाहते हैं। जैसे दोनों से बचना चाहते हैं, इधर कुआं उधर खाई, तो आप किधर जाएंगे? या दोनों काम करने हैं, आपको एक जॉब बहुत अच्छी मिल रही है लेकिन वो दूर है, एक जॉब बहुत अच्छी मिल रही है जिसमें आपको अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ेगा, तो आप दोनों ही आपके लिए स्ट्रेसफुल हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, अलग अलग तरीके के अंतर्द्वंद है, लेकिन अंतर्द्वंद हमेशा स्ट्रेस क्रिएट करता है। वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट किस नेचर का है, बट अल्टीमेटली वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। और एक चीज़ और आ जाती है कि हम कितना स्ट्रेस फील करेंगे, वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो भी स्ट्रेस हमारे सामने आ रही है, हम उसका मूल्यांकन किस तरीके से कर रहे हैं। जो भी स्ट्रेसर्स हमारे सामने हैं, हम उनका मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप एक चार्ट देख पा रहे हैं, इसमें स्टिमुलस इवेंट यानी आपके सामने कोई घटना घटित हो रही है या जो भी गोल अचीव करना है, तो आप उसका प्राइमरी अप्रेजल करते हैं, प्राथमिक मूल्यांकन करते हैं। उसमें आप देखते हैं कि सिचुएशन जो है वो इररिलेवेंट है और हार्मलेस है, यानी मुझे किसी तरीके का नुकसान नहीं हो रहा और मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, यदि मैं छोड़ भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नो स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस नहीं होगी। प्राइमरी अप्रेजल पर ही आपने देखा कि सिचुएशन इररिलेवेंट है, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगी। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि जो भी सिचुएशन मेरे सामने आ रही है वो रिलेवेंट है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और चुनौतीपूर्ण है, थ्रेटनिंग है, तो आप फिर अब आगे स्टेप पे जाएंगे। नाउ यू विल सी दैट इज सेकेंडरी अप्रेजल। अब आप उसका दोबारा से मूल्यांकन करेंगे। आप ये देखेंगे कि मेरे पास इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज हैं। तब यदि आपके पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, आपके पास पर्याप्त संसाधन हैं, चुनौती है लेकिन आपके पास पर्याप्त साधन हैं, आपको स्ट्रेस नहीं होगी। लेकिन यदि आप ये पाते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है या संसाधन तो हैं लेकिन मेरे लिए बहुत महंगे पड़ने वाले इन द सेंस आपको अपनी लिमिट से बाहर जाकर कुछ काम करना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से
जो भी फैक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो भी स्ट्रेसर्स हमारे सामने आ रहे हैं, बेसिकली हम उनका परसेप्शन किस तरीके से कर रहे हैं, हम उनका मूल्यांकन किस तरीके से कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि हमें स्ट्रेस का अनुभव कितना होता है। अब बात आ जाती है स्ट्रेस कितने प्रकार की होती है। सेली ने 4 प्रकार की स्ट्रेस बताई थी: यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस एंड हाइपो स्ट्रेस। हाइपर स्ट्रेस एंड हाइपो स्ट्रेस से मतलब है, हाइपो मतलब होता है कम, स्ट्रेस का कम लेवल होना, दैट इज हाइपो स्ट्रेस। हाइपर स्ट्रेस आवश्यकता से अधिक स्ट्रेस होना। मैं सीधे यहाँ पर आ रही हूँ, जो एक बहुत एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन है, मैं केवल इसकी बात कर रही हूँ। जो दूसरे बचे हुए टाइप्स हैं सेली के अनुसार भी, और जो नॉर्मली हम बात करते हैं, वो हैं यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस पॉजिटिव टाइप की स्ट्रेस है। बेसिकली ये या तो पॉजिटिव फैक्टर से उत्पन्न हो रही है, या ऐसी स्ट्रेस जो आपको एनर्जाइज रखने के लिए ज़रूरी है। ये माना जाता है कि जब तक हमारे अंदर तनाव नहीं होगा, हम कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। तो कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमारा थोड़ा तनाव में होना ज़रूरी है, और यदि वो स्ट्रेस हमारे अंदर नहीं होगी तो हम काम करना छोड़ देंगे, हम लेज़ी हो जाएंगे। तो यू स्ट्रेस अच्छी स्ट्रेस है, इसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस भी कहते हैं। दूसरा जो टाइप है, मेजर टाइप, वो है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इज अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, यानी कि नकारात्मक प्रकार है स्ट्रेस का, और जिसे हम मोस्ट कॉमनली जो वर्ड हम स्ट्रेस यूज करते हैं, बेसिकली वो डिस्ट्रेस के लिए यूज करते हैं। डिस्ट्रेस फर्दर हम 3 भागों में रख के इसकी स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस या तीव्र प्रतिबल, ये शॉर्ट टर्म टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है, थोड़े समय के लिए रहता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आमतौर पर जो हमारे दैनिक जीवन की जो स्ट्रेस होती है वो एक्यूट स्ट्रेस होती है, जो नॉर्मली डेली जो हम चलती रहती है, कभी किसी चीज़ के कारण स्ट्रेस हो रही है, कभी किसी के, वो एक्यूट स्ट्रेस होती है। फिर बात आ जाती है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस उस स्ट्रेस को कहा जाता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल लगती है, और ऐसा लगता है कभी ख़त्म नहीं होगी, जिससे लाइक द स्ट्रेस ऑफ अ बैड मैरिज। जैसे कोई किसी की मैरिज हो गया एंड ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज मैरिज, वो दैनिक जीवन के जो उनके झगड़े हैं, तनाव हैं, वो झेल रहे हैं, या किसी की जॉब इस तरीके की है, जॉब का नेचर इस तरीके का है कि रोज़ कुछ ना कुछ झमेला हुआ रहता है, रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हेक्टिक टाइप ऑफ जॉब है। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जो व्यक्ति पे निरंतर स्ट्रेस उत्पन्न करती रहती हैं। और केवल यही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो कोई अनुभव इस तरीके का होता है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, या बचपन के कोई ट्रॉमा है, या कोई बाल अपराध, शोषण टाइप की जो चीज़ें हैं, उनके कारण भी क्रोनिक स्ट्रेस व्यक्ति में होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट इज एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस बेसिकली एक्यूट स्ट्रेस का ही टाइप है, और ये क्या होता है, ये स्ट्रेस बार बार उत्पन्न होती है, और जिसकी वजह से व्यक्ति में निरंतर तनाव की जो है स्थिति बनी रहती है। ये किसी एक व्यक्ति वस्तु से संबंधित भी हो सकती है, और अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है, जो निरंतर बनी रहती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हैं। अब हम बात करते हैं जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। बेसिकली ये जो मॉडल है, ये हैंसेली का मॉडल है, और हैंसेली ने ये जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस बताई हैं कि जब व्यक्ति में स्ट्रेस उत्पन्न हो रही है
तो उसका जो होम्योस्टैसिस वर्ड जो मैंने आपको शुरू में बोला था, जो शरीर का जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरीके से डिस्टर्ब होता है एंड वापस किस तरीके से मेंटेन होता है, वो जो प्रोसेस है सेली ने समझाने की कोशिश करी। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसे नाम दिया गया जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम। तो इसमें इसको शॉर्ट में गैस भी कहा जाता है, GAS गैस। और इसमें आप ये देख रहे हैं दो जो कॉन्टिनम्स हैं, नीचे टाइम दिखा रखा है एंड लेफ्ट में अप साइड जो हमारा वर्टिकल जो साइड है यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रखी है। रेजिस्टेंस का मतलब व्यक्ति उसको किस तरीके से उसके प्रति जो है रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए स्ट्रेस ये निरंतर बनी रह रही है, ये टाइम कितनी देर तक स्ट्रेस चल रही है। तो सबसे पहले है गुड हेल्थ, यानी किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है और ये होम्योस्टैसिस की स्थिति है, यानी व्यक्ति जो रिलैक्स स्टेज में है। ये इसके बाद जब व्यक्ति के सामने किसी प्रकार की स्ट्रेस आती है, थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है, तो व्यक्ति के लिए अलार्म वाली सिचुएशन होती है, व्यक्ति के लिए एक झटका होता है जिससे लड़ने के लिए उसकी बॉडी तैयार होती है। ये पहले तो उसे झटका लगता है तो वो डाउन होता है, उसका इक्विलिब्रियम डाउन होता है, पर अब रेडी टू एक्शन स्टेज में आ जाता है। उसकी जो सिस्टम है वो रेडी टू एक्शन स्टेज में आ जाता है। दूसरी स्टेज जो है रेजिस्टेंस स्टेज है, यानी रेजिस्टेंस मतलब जो सिस्टम्स हैं वो उस स्ट्रेस से पूरा फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे निरंतर स्ट्रगल कर रहे हैं। और तीसरी जो स्टेज आ जाती है वो एग्जॉशन स्टेज है, यानी निरंतर टाइम लगातार स्ट्रेस बनी रह रही है तो एक समय के बाद व्यक्ति उस तनाव से लड़ते लड़ते थक जाता है और एग्जॉशन स्टेज आ जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है और निरंतर बर्नआउट की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। तो बेसिकली जो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम है, ये जो गैस जो हैंस सेली का जो मॉडल है, ये इसमें 3 शब्द यूज हुए हैं। जनरल अडेप्टिव सिंड्रोम, इसका मतलब है जनरल क्योंकि ये स्ट्रेस जो है वो बॉडी के पूरे मैकेनिज्म पर असर डालती है, बॉडी के लार्ज पोर्शन पर असर डालती है। जैसे मैंने आपको बताया था बिहेवियरल भी है, कॉग्निटिव भी है, इमोशनल भी है, सारे फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। अडेप्टिव का मतलब होता है समायोजनात्मक, क्योंकि इसमें बॉडी जो है स्ट्रेस से समायोजन करने की कोशिश करती है कि किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, किस तरीके से फेस किया जाए। एंड अ सिंड्रोम का मतलब है कि जो स्ट्रेस के जो भी एक्शन रिएक्शन होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। बॉडीली चेंजेस, जो भी बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, एक्शंस हो रहे हैं, वो सारे एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं, उनको आप पूरी तरीके से अलग करके नहीं देख सकते। तो आगे हम इसी मॉडल को देखते हैं दोबारा। इसको यहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। अलार्म स्टेज फर्स्ट स्टेज है जिसमें हमारी बॉडी में जो हमारा जो होम्योस्टेसिस है, समस्थान की जो स्थिति है वो चेंज हो जाती है, जो सेलुलर बैलेंस है वो चेंज हो जाता है और बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हो जाती है। रेजिस्टेंस स्टेज में आप देख रहे हैं बॉडी फाइट्स बैक बाय एडजस्टिंग टू द स्ट्रेस, पूरा शरीर का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से कोशिश करता है एडजस्टमेंट के लिए, अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी देती है, हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, एंजाइम लेवल में चेंज होता है, हमारे फिजिकल इंटरनल चेंजेस बहुत होते हैं जो कि बॉडी को स्ट्रेस से लड़ने के लिए पावर दे रही है, शक्ति दे रही है। एंड एग्जॉशन स्टेज क्या होता है कि यदि लगातार बॉडी रेजिस्टेंस स्टेज में लगी रहे, बहुत देर काम करने के बाद एक समय ऐसा आ जाता है कि सिस्टम्स फेल होने लगते हैं। अब या तो यदि स्ट्रेस समाप्त हो गई दैट्स गुड, रिलैक्स हो जाएंगे, फिर अगली स्ट्रेस में सेम
चैनल रहेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस समाप्त नहीं होती और एग्जॉशन स्टेज के बाद जो इंडिविजुअल की जो बॉडी होती है वो स्ट्रेस से फाइट करने के लिए तैयार नहीं होती, उसके सिस्टम कोलैप्स होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की स्थिति में डेथ लाइक सिचुएशन भी आ सकती है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस हैं। अब देखिए चारों तरीके के सिम्टम्स यहाँ पे टेबल में दिखाए गए हैं। संज्ञानात्मक जो सिम्टम्स हैं जैसे मेमोरी प्रॉब्लम्स, निर्णय लेने की क्षमता प्रभाव, ध्यान न लगना, थिंकिंग में प्रॉब्लम, निर्णय पुअर जजमेंट, चिंतित रहना, लगातार चिंता करना, वस्तुनिष्ठता की कमी, डर लगना। इमोशनल सिम्टम्स में मूड, विरोध, शॉर्ट टेम्पर्स, आराम नहीं कर पाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहना नेगेटिव सेंस में, अकेलेपन की भावना, डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस। फिजिकल सिम्टम में सिर दर्द, मसल टेंशन, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, स्टमक अपसेट, वॉमिटिंग, नींद ना आना, चेस्ट पेन, हार्ट बीट बढ़ना, वेट गेन या लूज होना, स्किन डिसीजेज, एक्जिमा वगैरह, और या फ्रीक्वेंट कोल्ड्स। ये बेसिकली फिजिकल सिम्टम्स एंड बिहेवियरल सिम्टम्स भी देखने में आते हैं। हमने बोला कि हर तरीके के सिम्टम्स स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो बिहेवियरल सिम्टम्स में क्या आप देख सकते हैं, ईटिंग मोर और लेस, कम या ज़्यादा खाना, सोना, कम या ज़्यादा सोना, दूसरों से खुद को अलग कर लेने, अपनी जिम्मेदारियों से बचना, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स का यूज़ करना, नेल बाइटिंग जैसी आदतें अपनाना, दांत किटकिटाना, या कोई भी एक्टिविटी ज़रूरत से ज़्यादा करना। जैसे कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, कुछ शॉपिंग करने निकल जाते हैं, नॉर्मली शायद नहीं, स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए, या दूसरों के साथ झगड़ा करना। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो व्यक्ति यदि स्ट्रेस में है तो उसमें देखने में आते हैं। एंड नाउ वी कम टू इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। स्ट्रेस अपने आप में एक बीमारी है। स्ट्रेस बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को जन्म देती है और कुछ जो व्यक्ति में बीमारियां हैं वो स्ट्रेस के कारण बढ़ भी सकती हैं। जैसे व्यक्ति में निरंतर पेन की कंप्लेंट रहने लगती है, माइग्रेन, अल्सर, हार्टबर्न, सीने में जलन, हाई बीपी, अलग अलग तरीके के हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज़, दमा, ओबेसिटी एंड इनफर्टिलिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये कुछ बीमारियां हैं जो स्ट्रेस के कारण हो भी सकती हैं और यदि पहले से हैं तो इनमें वृद्धि भी हो सकती है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ही जो डिसऑर्डर्स हैं जो वो यहाँ पर लिए हैं। और यदि लगातार स्ट्रेस बनी रहे तो व्यक्ति में कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने में आ सकती हैं, जैसे एंग्जाइटी, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, खाना कम खा रहा है या ज़्यादा खा रहा है एंड वो एक्सेसिव हो जाता है, सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़ करना या ड्रग अब्यूज़ करना, ये भी स्ट्रेस के कारण व्यक्ति शुरू कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेस को समाप्त किया जा सकता है, रादर कोपिंग विद स्ट्रेस, व्यक्ति किस तरीके से स्ट्रेस का सामना करता है, कौन कौन सी साधक रणनीतियों का वो यूज़ करता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।